हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। सो एज यू ऑल नो कि जो सीआईबी एग्जामिनेशन है वो बहुत पास आ चुका है, तो आपको इस टाइम पे फोकस करना है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस पर आप क्लिक करके ई बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको सीआईबी एग्जामिनेशन के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आपको मिल जाएंगे। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहले एमओए और एओए की बात करते हैं। तो ये दोनों एक कंपनी के काफी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। एमओए बताता है कि कंपनी का स्कोप क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, आइडेंटिटी क्या है इस कंपनी की, क्यों इस कंपनी को बनाया गया है। और जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वो कंपनी का एक तरीके से इंटरनल रूल बुक होता है कि कंपनी को कैसे मैनेज करना है, कंपनी को कैसे ऑपरेट करना है। तो ये लीगल आइडेंटिटी जो है वो कंपनी की दोनों डॉक्यूमेंट एस्टैब्लिश करते हैं, फंक्शनिंग प्रोसेसेस बताते हैं। एमओए बताता है कि कंपनी क्या कर सकती है और एओए बताता है कि कंपनी काम कैसे करेगी, इंटरनल प्रोसेस क्या होंगे। सो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है इसके बारे में कंपनीज एक्ट के सेक्शन 4 में बात की गई है। ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए बनाया जाता है। ये बताता है कि कंपनी का नाम, लोकेशन, ऑब्जेक्टिव, मेंबर्स की क्या लायबिलिटी होगी, और ये बाउंड्री सेट करता है कि भाई इसके बाहर जाके कंपनी काम नहीं कर सकती। इसमें अलग अलग क्लॉजेज होते हैं, जिसमें नेम क्लॉज होता है जो कंपनी का लीगल नेम बताता है। पब्लिक कंपनी है तो नाम लिमिटेड वर्ड से एंड होता है। प्राइवेट कंपनी है तो कंपनी के नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लगेगा। लेकिन जो सेक्शन 8 कंपनीज होती हैं, जो चैरिटेबल या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उन्हें गवर्नमेंट अलाउ कर सकती है कि आप अपने नाम के साथ लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड कुछ भी ना लगाइए। आप जब कंपनी का नाम रखेंगे तो किसी एग्जिस्टिंग कंपनी के आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए, ना ही क्लोजली रिजेंबल करे किसी और एग्जिस्टिंग कंपनी को। फिर आता है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। जब आप एक एमओए बनाते हैं तब तो आप सिर्फ कंपनी का स्टेट बता सकते हो कि यहाँ पे हमने अपना ऑफिस बनाना है, लेकिन एक्चुअल एड्रेस इनकॉर्पोरेशन के 30 डेज के अंदर अंदर आपको रजिस्ट्रार को बताना पड़ता है। इसी एड्रेस पे आपको सारे लीगल ऑफिशियल कम्युनिकेशंस आते हैं। अगर आपको अपनी कंपनी का ऑफिस का रजिस्ट्रेशन एड्रेस चेंज करना है तो आपको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास विद इन 30 डेज बताना पड़ेगा कि हमने अपना लोकेशन चेंज किया है। फिर आता है ऑब्जेक्टिव क्लॉज। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज है। कंपनी क्यों एग्जिस्ट करती है, कंपनी क्या करना चाहती है। तो इसमें एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है, एक अदर ऑब्जेक्टिव होता है। मेन ऑब्जेक्टिव कोर पर्पस है कंपनी का, और बाकी जो छोटे मोटे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अदर ऑब्जेक्टिव्स में दिया होगा। तो कंपनी के जो इन्वेस्टर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, उन्हें सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्लॉज देख लेना चाहिए कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है। कंपनी कभी भी कुछ भी अनलॉफुल या अनऑथराइज्ड एक्टिविटी को अपना ऑब्जेक्टिव नहीं बना सकती है। लाइबिलिटी क्लॉज में लाइबिलिटी पता लगती है कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है या कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है या अनलिमिटेड कंपनी है। तो अगर ज्यादातर कंपनीज वैसे तो लिमिटेड बाय शेयर्स ही होते हैं, जितने के आप शेयर्स खरीदते हो आपको उतना ही पैसा देना है, आपको अपना पर्सनल एसेट्स को बीच में इन्वॉल्व नहीं करना होता। लेकिन अगर अनलिमिटेड कंपनी है तो वहां पे तो इवन पर्सनल एसेट्स को भी छेड़ा जा सकता है क्रेडिटर्स का पैसा रिसीव करने पे लिए। लेकिन ऐसी कंपनीज रेयर होती हैं, ज्यादातर कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स होती हैं। कैपिटल क्लॉज बताता है कि कंपनी का ऑथराइज्ड कैपिटल कितना है, कंपनी कितना पैसा रेज कर सकती है शेयर्स के थ्रू मैक्सिमम, वो उसकी ऑथराइज्ड कैपिटल होती है। तो शेयर्स के बारे में जो जानकारी है वो कैपिटल क्लॉज में दी होगी, और ये एक तरीके से बताता है कि ओनरशिप कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। फिर आखिरी आता है एसोसिएशन या फिर सब्सक्रिप्शन क्लॉज। तो जो भी ओरिजिनल सब्सक्राइबर्स होते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के, वो इसमें एसोसिएशन क्लॉज में अग्री करते हैं कि हम ये कंपनी बनाना चाहते हैं, हम इतने शेयर्स लेंगे, और वो कमिटमेंट करते हैं कि हाँ भाई हम इतना पैसा देंगे, कंपनी को शेयर्स लेंगे। एक बार एमओए रजिस्टर हो गया फिर उनको ये पैसा देना ही पड़ता है, क्योंकि वो एक तरीके से डेट हो जाता है। ठीक है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की बात की गई है सेक्शन 5 ऑफ द कंपनीज एक्ट में। ये कंपनी के इंटरनल गवर्नेंस की बात करता है, प्रोसीजर्स की बात करता है। ये एमओए को कॉम्प्लीमेंट करता है, कभी भी उसको ओवरराइड नहीं कर सकता, क्योंकि एमओए क्या करता है, बाउंड्री सेट करता है कि इसके बाहर कंपनी नहीं जा सकती। और एओए क्या करता है, इंटरनली कैसे कंपनी को रन करना है। तो इंटरनल मैनेजमेंट कैसे रेगुलेट होगा, क्या हम एंट्रेंचमेंट क्लॉज ऐड कर सकते हैं। तो यस, एंट्रेंचमेंट क्लॉज का मतलब होता है कि ऐसे कुछ क्लॉजेस जिसको अमेंड करना मुश्किल हो जाएगा, कि हमने कुछ क्लॉजेस को एंट्रेंचमेंट क्लॉज बना दिया कि इनको अमेंड करने के लिए हमारे पास स्पेशल रूल्स एंड रेगुलेशंस होगी, इजीली इनको अब अमेंड नहीं कर सकते हैं। तो वैसे भी अगर आपको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को अमेंड करना है तो स्पेशल रेजोल्यूशन लगता है। और
यू मस्ट नोटिफाई द रजिस्टर ऑफ कंपनीज व्हेन एडिंग एंट्रेंचमेंट प्रोविजन। अगर आपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कोई एंट्रेंचमेंट क्लॉज ऐड किया है, प्रोविजन ऐड किया है, तो आपको बताना पड़ेगा रजिस्टर ऑफ कंपनीज को। सो आपका जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है ये टेबल F2J है शेड्यूल 1 के अंदर ऑफ द कंपनीज एक्ट, उसके अकॉर्डिंगली आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होना चाहिए। अगर कंपनी अपना कस्टम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाना चाहे बना सकती है, नहीं तो फिर जो मॉडल आर्टिकल है कंपनीज एक्ट का वही लागू हो जाएगा। ठीक है, अगर आप उसे मॉडिफाई नहीं करते तो जो ऑटोमेटिक मॉडल रेगुलेशन है वही आप पे लागू हो जाएगी। ओके अगर आपकी कंपनी किसी पुराने कंपनीज एक्ट के अंडर बनी है, पुराना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन चलेगा, नया कंपनीज एक्ट आने पे नया आपको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाने की जरूरत नहीं है। एक बार आपका एमओए एओए रजिस्टर हो गया तो सेक्शन 10 ये बोलता है कि वो बाइंडिंग हो जाते हैं, कंपनी और उसके मेंबर्स के बीच में बाइंडिंग हो जाता है, मेंबर के बीच में आपस में भी वो बाइंडिंग हो जाता है कि जो आपने अग्री करा है वो आपको मानना पड़ेगा। अगर आपने एमओए में लिखा है कि आप कंपनी को इतने पैसे दोगे तो आपको देने पड़ेंगे, वो लीगल डेट बन जाएगा और आपको इसको बिल्कुल लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट की तरह फॉलो करना है। अगर हम इनका मोटा मोटा डिफरेंस देखें तो एमओए होता है कि कंपनी क्यों एग्जिस्ट करती है, क्या काम कर सकती है। एओए बताता है कि इंटरनली कंपनी कैसे काम करेगी। एमओए प्राइमरी डॉक्यूमेंट है, एओए उसका सबऑर्डिनेट है। और एमओए को अगर आपको चेंज करना है तो स्पेशल रेजोल्यूशन प्लस गवर्नमेंट अप्रूवल लगता है, लेकिन अगर आपको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को अमेंड करना है तो सिर्फ स्पेशल रेजोल्यूशन होता है, गवर्नमेंट का परमिशन नहीं चाहिए, थोड़ा फ्लेक्सिबल प्रोसेस होता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक्सटर्नल अफेयर्स और पब्लिक डिस्क्लोजर के साथ डील करता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इंटरनल प्रोसीजर्स, इंटरनल रूल्स के साथ डील करता है। तो मुझे एज एन आउटसाइडर एमओए से ज्यादा लेना देना होगा रादर देन के एओए। एमओए जो है अगर आप उसके खिलाफ जाके कुछ करते हो तो वो अल्ट्रा वायरस है, वॉइड है, इलीगल है। लेकिन अगर आप एओए के अकॉर्डिंगली नहीं चलते हो तो उसे बाद में रेटिफाई किया जा सकता है बाय द शेयर होल्डर्स। तो अगर आपको मान लो कंपनी के ऑब्जेक्टिव चेंज करने हैं तो गवर्नमेंट और शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लगेगा, यानी कि एमओए चेंज करना पड़ेगा। अगर आपको वोटिंग रूल्स या मीटिंग का प्रोसीजर चेंज करना है, ये सारी चीजें इंटरनल है, ये फ्लेक्सिबल है, इनको चेंज करने के लिए सिर्फ रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। सो बिफोर कंटिन्यूइंग विद द क्वेश्चंस आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि अगर आप टारगेट कर रहे हैं सीआईबी एग्जामिनेशन को, अगर तो आप एंड ऑफ द ईयर वाला जो साइकिल है उसको टारगेट करें तो आपके लिए मास्टर कोर्स बेस्ट ऑप्शन है, जिसमें डिटेल में आपको सारे रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, एग्जाम से पहले लाइव क्लासेस भी होंगी, नोट्स हैं, टेस्ट सीरीज है, पीवाईक्यूज हैं। लेकिन अगर आप अभी जो जस्ट एग्जाम होने वाला है उसके लिए टारगेट कर रहे हैं तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप हमारे सुपर क्रैश कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, जिसमें टोटल 40 क्लासेस होंगी, हर सब्जेक्ट की 2.5 घंटे की 10 क्लासेस होंगी। लाइव क्लासेस नहीं देख पाएंगे तो रिकॉर्डेड भी मिल जाएंगी, नोट्स, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, फुल लेंथ मॉक टेस्ट इसमें अवेलेबल है। तो आप कैब 75 कोड यूज करें जब भी आप इस कोर्स में एनरोल करेंगे। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको कोर्सेज का लिंक मिल जाएगा। अब क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज द एंट्रेंचमेंट क्लॉज इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन डू? अलाउज द कंपनी टू डिसॉल्व विदाउट गवर्नमेंट अप्रूवल? No. Restricts alteration of certain provisions for by requiring more stringent conditions. तो ये जो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। एंट्रेंचमेंट क्लॉज का मतलब होता है कि आपके कुछ क्लॉजेज या प्रोविजंस ऐसे हैं जिनको ऑल्टर करना मुश्किल होगा, ज्यादा स्ट्रिक्ट कंडीशंस होंगे। फिर है विच क्लॉज इन एमओए लिमिट्स द लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स टू अनपेड शेयर्स अमाउंट? कौन सा आपका क्लॉज है एमओए के अंदर जो शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी को रिस्ट्रिक्ट करता है? तो वो है हमारा लायबिलिटी क्लॉज। कैपिटल क्लॉज तो बात करता है ऑथराइज्ड कैपिटल की। ठीक है, तो सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो ये था हमारा आज का सेशन। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।